नमस्कार। आज हम फिर एक बार नए टॉपिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में और एजुकेशनल एग्ज़ाम में आते हैं। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं या राइट्स क्या होते हैं? तो मनुष्य को अपना विकास करने के लिए जिन जिन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उन सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो मानव की वो ज़रूरतें जो समाज द्वारा प्रमाणित और सरकार और कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जायज़ मांगें, उचित मांगों को अधिकार कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो 20 क्वेश्चन हम करेंगे, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट किस भाग में है? तो इसका आंसर है भाग तीसरा। तो जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। तो उनमें से जो तीसरा भाग है वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकारों के संबंध में ये भी क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के अधिकारों से भी ज़्यादा एलेबोरेट किए गए हैं, मतलब उनकी व्याख्या उनसे भी ज़्यादा है। तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा के बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं, जैसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? चार्ल्स जो वुड डिस्पैच आया था उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मौलिक अधिकारों को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पर मैग्ना कार्टा है क्या, आज हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में जो राजा जॉन था, इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में जो राजा जॉन था, उसके समय में उसकी जो आर्थिक ज़रूरतें थी वो बहुत ज़्यादा थी। सिंपल भाषा में कहें, सिंपल शब्दों में कहें तो उसके राज्य में आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उसने इंग्लैंड के अमीर ज़मींदारों को, अमीर व्यापारियों को आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए बोला था। तो अमीर ज़मींदारों ने, वरिष्ठ क्लास के लोगों ने, हाई ऑफिसर्स ने किंग जॉन को बोला था कि वो उनकी इकोनॉमिकली मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले में उनको कुछ अधिकार देने होंगे। तो जो किंग जॉन था वो मान गया और उसने लिखती में कुछ अधिकार उन अमीर लोगों को, अमीर क्लास को, ज़िम्मेदार वर्ग को, जिन्होंने संपत्ति प्रदान की थी राजा को, उनको दे दिए। तो जो वो लिखती डॉक्यूमेंट था उसको मैग्ना कार्टा बोला गया। तो मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा अमीर लोगों को दी गई कुछ खास प्रकार की सुविधाएं थी, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो वैसे तो जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसका जो संविधान है वो लिखती नहीं है। तो लिखती संविधान नहीं है।
तो मौलिक अधिकारों का संबंध यूएसए से है। मौलिक अधिकार भाग तीसरे में है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों से है। तो हमारे पास ऑप्शन होती है, तो ऑप्शन में विद्यार्थी गलत लगा देते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। तो 12 से 12, 13, 33, 34, 35 किससे संबंधित हैं और 14 से लेकर 32 तक किससे संबंधित हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो आर्टिकल 12 है वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में जो स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है, राज्य शब्द जो यूज़ किया गया है, तो राज्य को डिफाइन करने वाला जो अधिकार है वो आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 राज्य को डिफाइन करता है। राज्य क्या है, राज्य क्या काम करेगा, उससे संबंधित आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 13 भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम याद ही नहीं करते, अक्सर छोड़ देते हैं। तो आर्टिकल 13 ये बता रहा है बार बार कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं उसको गवर्नमेंट, चाहे पार्लियामेंट, चाहे विधानसभा, वो गैर कानूनी तरीके से उनको ख़त्म नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि जो कार्यपालिका है या विधानपालिका है वो संविधान के अधिकारों के मौलिक ढांचे को ख़त्म नहीं कर सकती। तो सीधे शब्दों में कहें तो जो आर्टिकल 13 है वो जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है, जिसके माध्यम से वो विधानपालिका के बनाए हुए कानून, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए अध्यादेश या कानूनों को जो लागू किया जाता है उनको अनुचित ठहराकर कैंसिल कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल 13 है वो सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति प्रदान करता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। तो इसके बारे में हम अलग से 1977 की इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे अलग से कि क्या क्या इमरजेंसी में हुआ, 1976 में कैसे कैसे संविधान में शोध किया। जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 की जो 42वीं संवैधानिक शोध 42nd अमेंडमेंट 1976 को हुई थी, उसमें संविधान में बहुत सारे चेंज किए गए थे, नए शब्द भी जोड़े गए प्रस्तावना में। तो उसके बारे में पूरा टॉपिक, क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर को दिखाता है। तो आगे भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। अमेरिका शब्द ही नहीं है, या तो उत्तरी अमेरिका आएगा तो वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका आएगा तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो यूएस से जब आएगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकारों को डिफेंड कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों को डिफेंड भारत की सर्वोच्च न्यायालय करती है। आर्टिकल 32 के माध्यम से उनको रिट, 5 प्रकार की रिटें होती है, हॉबिस कॉर्पस, मंडामस, सरसरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन। इसके ऊपर भी हम अलग से टॉपिक को पूरी तरह से करेंगे। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट जारी कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है।
तो बाबा साहब ने ये बोला कि जो जितने भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी अधिकार होना ज़रूरी है। तो आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 है वो संविधान के सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल @ashok.5026 ashok.5026 पर बाबा साहब जी के जीवन से संबंधित पूरी वीडियो है। उनके संविधान के बारे में, लाइफ के बारे में क्या तजर्बे रहे हैं, उनको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 है जो वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने जो समानता है। आर्टिकल 14 में कानून के सामने समानता है। आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, जाति, लिंग, बर्थ प्लेस के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करने से मनाही करती है। आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता है। आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, बर्थ प्लेस के आधार से भेदभाव की मनाही करता है। आर्टिकल 16 बड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 16 सरकारी जॉब में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समानता का अधिकार देने की बात करते हैं। तो आर्टिकल 16 अफसर की समानता, गवर्नमेंट सर्विस में अफसर की समानता की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आप नहीं कह सकते कि जो BC कैटेगरी है, जो SC कैटेगरी है, उनको समाज में बराबर का हक दिलाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो वो रिजर्वेशन है। तो आर्टिकल जो 16 है वो अफसर की समानता है, पर उसमें कुछ लोगों को वेलफेयर के लिए समाज के सभी वर्गों को बराबर लाने की कोशिश की गई है। तो आर्टिकल 17 बड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 17 अबॉर्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, छूत-छात की मनाही। तो प्राचीन समय से ही दलित वर्ग, गरीब वर्ग, पछड़े वर्ग के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे कि जो इन लोगों के साथ सदियों से बुरा व्यवहार होता आ रहा है, यदि उसको कोई टच भी कर लेता था तो जो दलित वर्ग के लोग थे उनको बहुत मारा पीटा जाता था, प्रताड़ना की जाती थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आर्टिकल 17 में छूत-छात की मनाही की गई है। आर्टिकल 18 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 18 में मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर एजुकेशनल टाइटल्स को छोड़कर बाकी सब प्रकार के खिताबों की मनाही की गई है। तो आर्टिकल 18 जो समाज में भेदभाव वर्ग पैदा करता था, जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा किसी को खान साहब, राय साहब, बहादुर साहब, जगीरदार साहब, सर की उपाधि दी जाती थी, तो जिसमें समाज में वर्ग भेद पैदा होता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 18 है जो खिताबों की मनाही करता है। पर आप ये नहीं कह सकते कि भारत रत्न ये अवार्ड देता है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वो मिलिट्री और एजुकेशनल सम्मान हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। तो नेक्स्ट जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। तो सबसे पहले है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भी आप बोल भी सकते हो, आप अपने विचारों को भी अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन इसके साथ एक रोक भी लगी है। इसका मतलब आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप किसी को भी गाली गलौज करते रहो, किसी की इंसल्ट करते रहो, तो ये एक रोक भी लगी हुई है। आर्टिकल 19 में आप असेंबली मतलब इकट्ठे होने का अधिकार भी है। तो
एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो राजनीतिक प्रणाली है, पार्टी सिस्टम है, भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी जिक्र नहीं है। तो आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो ही राजनीतिक पार्टियां प्रेशर समूह बनाते हैं, दबाव समूह बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। वो आर्टिकल 19 का बी पार्ट जो असेंबली का अधिकार है, इकट्ठे होने का अधिकार है, उसी में ही शामिल है। एसोसिएशन बनाने का अधिकार, असेंबली में एक बात ये ध्यान रखना है कि आप ये नहीं है कि हथियार लेकर किसी को डराने के लिए आप इकट्ठे हो रहे हो। तो असेंबली हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के हथियार यूज़ नहीं कर सकते। एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 का 3 पार्ट जो है एसोसिएशन, जिसमें आप पॉलिटिकल पार्टियां बना सकते हैं, प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। आर्टिकल 4 आपको सारे भारत में घूमने फिरने का अधिकार है, फिर इसके ऊपर रोक भी लगी हुई है। ये नहीं है कि आप कुछ जगह जो गवर्नमेंट के द्वारा, फौजियों के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा कहीं रोक लगी है तो वहाँ पे आप नहीं घूम सकते। सिंपल एग्जांपल हम बॉर्डर की लेते हैं। बॉर्डर के ऊपर LOCO के ऊपर आप बोलें कि हमने बिजनेस ही यहीं करना है, हमने घर भी यहीं बनाना है, तो आपको वो काम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं करने दिया जाएगा। इसी प्रकार 19 का जो 5 है, आपको रेजिडेंस, भारत में कहीं भी रेजिडेंस करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 का 6 है, प्रोफेशन का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। पर आप ये भी नहीं है कि जो मर्यादा को लांघ कर, मर्यादा को छोड़कर आप बोले कि हमने ये करना, काम करना है। तो जो हमारी संस्कृति, कल्चर और कानून के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको वैसा काम करने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। इसके बारे में हम फिर भी बात करते हैं। तो आर्टिकल जो उसके आगे स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 नया जोड़ा गया, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आर्टिकल जो 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, कि आपने यदि कोई गलती हुई है, आप अपना लीगली तौर पर अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 20 में है। सुरक्षा, आप अपराधों से, ऑफेंसेस से आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। आर्टिकल 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 है। तो अब जीवन जीने का अधिकार का अभिप्राय क्या है, ये इसका बड़ा ब्रॉड मीनिंग है। जीवन जीने के अधिकार से अभिप्राय है कि गवर्नमेंट जो है, जो आपसे टैक्स ले रही है, आपको जीने के लिए उचित व्यवस्था करेगी। मीनिंग शुद्ध पानी पीने के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हवा, शुद्ध हवा भी प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का अधिकार है। तो जीने का अधिकार आर्टिकल 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आता है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि आपको प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। यदि कोई आपको पुलिस अरेस्ट करती है या डिटेंशन करती है, किसी केस में पकड़ा जाता है, तो आपको न्यायालय के समक्ष, SDM की अदालत के समक्ष आपको पेश करना होगा। आपको जेल में, प्रिजन में प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, आपके साथ मारपीट नहीं की जाएगी। तो ये जो 22 है आर्टिकल, वो आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 23 से 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है। तो शोषण क्या है? तो आर्टिकल जो 23 है वो पुराने समय से, जैसे बगार, राजाओं के समय बगार चलती थी, या बच्चे थे, राजा पहले ही खरीद लेते थे, बचपन से ही पेरेंट्स गरीब होते थे, राजाए लोग थे जो लड़कों को पहले ही दास बना लेते थे। तो मतलब आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स लेबर कि बिना पैसे दिए बिगाड़ लेने का किसी को अधिकार नहीं है।
किसी को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार जो आर्टिकल 24 बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको ख़तरनाक कामों में, फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण का मतलब फिर हम बताने जा रहे हैं कि बिना पैसे दिए काम करवाना, शारीरिक प्रताड़ना करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई किसी को बेच खरीद नहीं सकता, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको बेचने और ख़रीदने के ऊपर पूरी पाबंदी लगाई गई है। तो आर्टिकल 10वां क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 बोलता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की पाठ पूजा कर सकते हो, आर्टिकल 25 बोल रहा है। आर्टिकल 26 आपको फ्रीडम देता है कि धार्मिक मामलों में आपको काम करने की स्वतंत्रता है। तो फिर एक बार रिस्ट्रिक्शन भी है, आपको अपना धर्म उनका पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म को कुछ गलत बोलोगे या दूसरे धर्म की इंसल्ट करने की कोशिश करोगे तो ये बात शीघ्र नहीं मानी जाएगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा इम्पोर्टेंट अधिकार है। आपको धर्म मानना, देवी देवताओं की पाठ पूजा करना, किसी भी संस्था को मानने का अधिकार है, लेकिन आपको किसी दूसरे को अपमानित करने का कदाचित अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 25 है आपको फ्रीडम से धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंध करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 27 इम्पोर्टेंट है, वो बता रहा है कि आप धर्म के नाम पर किसी के ऊपर टैक्स, चंदा नहीं लगाओगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि किसी भी प्रकार का धर्म के नाम पर आप किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे, टैक्स नहीं लगाओगे। आर्टिकल जो 28 है वो आपको एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि जो धार्मिक लोग हैं जिनके अपने शिक्षा संस्थान हैं, वो अपने शिक्षा संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता का परिचय दे सकते हैं। तो इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 है। क्वेश्चन नंबर 11, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30 हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 क्या कहते हैं कि आर्टिकल जो 29 है वो आपको प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, आपको अपनी भाषा, लिपि और कल्चर, जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो कम संख्या में लोग हैं, उनको अपनी लिपि, भाषा, अपनी ज़ुबान, इस सब को जो मिनॉरिटी में है उनको अपनी सुरक्षित करने का अधिकार है, आर्टिकल 29 बोल रहा है। आर्टिकल 30 जो बोलता है कि जो मिनॉरिटी लोग हैं, कम संख्या में हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षा के संस्थान भी खोल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 31 है वो प्रॉपर्टी का अधिकार था, लेकिन प्रॉपर्टी के अधिकार को मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से निकालकर साधारण अधिकार बना दिया गया है। तो साधारण अधिकार बनाने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट किसी की भी प्रॉपर्टी को ले सकती है, लेकिन उसके लिए टारगेट ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी ली है वो एक तो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ होगी, जनता के कामों के लिए यूज़ होनी चाहिए, और दूसरा जो प्रॉपर्टी ली गई है उसका वाजिब दाम जो है, जो वाजिब प्राइस है, जो उसकी दाम है, वो मालिक को पे करना होगा। ये नहीं है कि आप किसी की प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 32 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। तो आर्टिकल 32 है जो सोशल रेमेडीज़ की बात करता है। तो सोशल रेमेडीज़ का मतलब है कि जितने भी पिछले आर्टिकल हैं उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को
पावर्स दी गई है उसको सोशल रेमेडीज़ कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष तौर पर पावर है आर्टिकल 32 की तर्ज पर। आर्टिकल 226 वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हाई कोर्ट, जो स्टेट की हाई कोर्ट है, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट्स होती हैं: हैबस कॉर्पस, मंडामस, प्रोबिशन, सरसरी और कुवरंटो। तो इनमें रोक लगाई भी जाती है कि गवर्नमेंट और कोई संस्था ये काम ना करे, और कुछ में अधिकारियों को काम करने के लिए भी बोला जाता है, और आपको अपना शरीर की रक्षा करने का भी अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 13, अस्पृश्यता का अंत, टचबिलिटी का अंत किस आर्टिकल के अनुसार हुआ है? आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत की मनाही की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन, उपाधियों का अंत, जो टाइटल्स का अंत हुआ है, किस आर्टिकल से हुआ है? आर्टिकल 18। 6 प्रकार की स्वतंत्रता किस अधिकार में है? आर्टिकल 19 में। जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? 21A में। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। बाल श्रम निषेध, कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के हैं, उनको किस अधिकार के तहत फैक्ट्रियों में खतरनाक कामों पे नहीं लगाया जा सकता? तो आर्टिकल जो 24 है, उसमें से बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको खतरनाक काम फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का मुख्य अनुच्छेद, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकार निलंबन कब होते हैं, कि जो अधिकार हैं वो कब सस्पेंड होते हैं। तो अब 2 बातें याद रखनी है कि अधिकारों का निलंबन कब होता है। तो सबसे पहले तो जब देश में इमरजेंसी लगी होती है, तब अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 की आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी लगी हो। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे संवैधानिक इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी। तो 352, 356 और 360 आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगती है। इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आर्टिकल 352 352 नेशनल इमरजेंसी होती है। इसमें क्या होता है कि जब एक देश के ऊपर कोई एक से ज़्यादा देश या बाहरले देश अटैक कर देते हैं और युद्ध की संभावना हो जाती है, जहाँ युद्ध शुरू हो जाता है, तो तब आपके सारे अधिकार जो हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपको जीने का जो अधिकार है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो एक और बात याद रखनी है कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को भी ख़त्म किया जा सकता है। तो उसको कब किया जाता है? जब एक्सटर्नल अग्रेशन हो, मतलब बाहरी देश से हमला हो गया हो, तब उसको ख़त्म किया जा सकता है आर्टिकल 19 को। तो लेकिन जब संवैधानिक संकट है, आर्टिकल 356 लगा हुआ है, तो फिर उस समय इसको भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आर्टिकल 20 और 21 जो जीवन का अधिकार है वो इमरजेंसी के दौरान ख़त्म नहीं किया जा सकता। 19 को जब आपातकालीन है, राष्ट्रीय आपातकालीन है, तब ख़त्म किया जा सकता है। संवैधानिक और फाइनेंशियली जो इमरजेंसी लगी है, तब उसको भी ख़त्म नहीं किया जाता। ये इम्पोर्टेंट बात है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राइट 19 था, आर्टिकल 19 है, जिसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। तो 1978 से पहले 44वीं संवैधानिक शोध 1978 में हुई। उससे पहले आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 1978 में 44th अमेंडमेंट हुई थी। 44th अमेंडमेंट में जो 7वीं स्वतंत्र, आर्टिकल 19 में 7 स्वतंत्रता थी। तो 7वीं जो स्वतंत्रता थी, राइट टू एक्वायर
की संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुई, उसमें 7वीं स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, तो उसमें से 7वीं स्वतंत्रता राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। 1978 में 7वीं स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग थी उसको निकाला गया था, ना कि 7वें अधिकार की बात करते हैं वो आर्टिकल 31 है, उसकी अलग है। तो आर्टिकल 21A की बात करते हैं। आर्टिकल 21A जो है वो 86th अमेंडमेंट, भारतीय संविधान में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, भारतीय संविधान में 86वीं संवैधानिक शोध 2002 में भारतीय संविधान में 86th अमेंडमेंट 2002 में की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को गवर्नमेंट स्टेट जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ये आर्टिकल 21 से है। आर्टिकल 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 86वीं संवैधानिक शोध 2002 में हुई, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल अधिकार के तौर पर प्रोवाइड करवाएगी। तो 6 to 14 ईयर की एज के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। तो ये इसकी जो प्रोविज़न है वो कहाँ से ली गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्ट जो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट हैं, जिसके बारे में अलग से एक पूरा चैप्टर है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का भाग जो 4th है वो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो उसमें जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल जो 45 है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत का आर्टिकल 45 स्टेट को ये बताता है कि वो स्टेट जो है वो एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए खास प्रबंध करें। तो उसी से प्रेरित होकर आर्टिकल 21 2002 में नया आर्टिकल 21A बना। तो इसके साथ एक ड्यूटी भी लगाई गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे और 14 साल तक के बच्चों को किसी भी प्रकार का लेबर ना करवाएं। तो आर्टिकल 21 से इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार है। तो आर्टिकल 31 की बात करते हैं, जो हमारा नागरिकों का प्रॉपर्टी का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक कानूनी अधिकार 300A बनाया गया। 1978 में 44th अमेंडमेंट हुई थी, 44वीं संवैधानिक शोध 1978 में हुई थी। उसमें एक तो आर्टिकल 19 में जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, तो उसमें से एक स्वतंत्रता कम की गई। तो इसी प्रकार जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एक फंडामेंटल राइट की जगह से लीगल राइट बनाया गया था। ये भी याद रखना है, जो लीगल राइट है वो 300A बना। कब बना? 1978 में। कौन सी संवैधानिक शोध थी? 44th 44वीं संवैधानिक शोध थी। तो 44वीं संवैधानिक शोध के द्वारा आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया, फंडामेंटल राइट की जगह पर लीगल राइट बनाया गया। इसी प्रकार आर्टिकल 19 में से जो आर्टिकल 19(1) का F पॉइंट था, प्रॉपर्टी डिलीटेशन का अधिकार था, वो उसको भी निकाला गया था। तो ये इम्पोर्टेंट था। आर्टिकल जो 33 है और जो 34 है, आर्टिकल 33 आर्मी फोर्सेस और मार्शल लॉ से संबंधित है। आर्टिकल 33 और 34 आर्म्ड फोर्सेस और मार्शल लॉ के संबंध में है। आर्टिकल 33 और 34 ये भी याद रखना है। आर्टिकल 33, 34, 12 और 13 वो सीधा डायरेक्टली सिटीजन के ऊपर
डिपेंड नहीं करते। आर्टिकल 12, 13, 33 और 34 जो है वो स्टेट को दिशा निर्देश हैं, उससे संबंधित हैं। मिलिट्री के अधिकार हैं, मार्शल लॉ के संबंधित अधिकार हैं। अब एक नया क्वेश्चन मन में माइंड में पैदा होना चाहिए कि क्या जो सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं क्या वे विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं या सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल जो 15 है जो भेदभाव की मनाही करता है, आर्टिकल 16 जो अवसर की समानता है, आर्टिकल 19 जो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, आर्टिकल 29 और 30 जो मिनोरिटी के अधिकारों की रक्षा करता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को के लिए ही हैं। अब जो बाकी के अधिकार हैं वो नागरिकों को भी मिले हैं और विदेशी लोगों को भी मिले हुए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके बारे में, तो जो बाकी के हैं जैसे आर्टिकल 14 है कानून के सामने समानता है, वो विदेशी लोगों को भी मिले हैं और भारतीयों को भी मिले हैं। लेकिन एक बात ये याद रखना है, उन विदेशी लोगों के लिए नहीं है जो हमारे देश के दुश्मन घोषित किए हुए हैं। जो राष्ट्र हमारे देश के लिए दुश्मन घोषित किए हुए हैं उनको भारत में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। एक बार फिर ध्यान रखना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं, ये विदेशियों को नहीं है। आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस अपराधों के लिए सुरक्षित करना, स्वतंत्र लाइफ का अधिकार जो है आपका 21A जो आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार है, 22 अधिकार है गिरफ्तारी हुई है तो उसके लिए सुरक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 25, 26 जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो ये अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे के सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को भी भारतीय नागरिकों के साथ साथ प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है। तो भारतीय नागरिकों को तो सारे अधिकार हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अधिकार जो हैं वो विदेशी नागरिकों को भी भारत में प्राप्त हुए हैं। तो उम्मीद है, होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आएगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। कोई इसमें गलती है तो आप उसका कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल @ashok पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। इससे संबंधित एक डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल भी है, उसका लिंक भी डाल दिया जाएगा। तो थैंक्स वंस अगेन।